तो बेटा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये 3 चीज़, इसमें थोड़ा फोकस होके सुनिएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड गुडविल। सबसे पहले आप गुडविल के बारे में समझो। मान लो कि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। मैं हल्दीराम वाले से के पास गया, उसको बोला कि भैया मेरे को तुम्हारा बिज़नेस ख़रीदना है, बताओ तुम्हारे बिज़नेस का कितना रुपया लगेगा। तो वो मेरे को बोला, हल्दीराम वाला, ध्यान से समझना, हल्दीराम वाला मुझे बोला कि देखिए मेरे पास 10 करोड़ का एसेट्स है। कितने करोड़ का एसेट्स है? 10 करोड़ का। और लाइबिलिटीज़ है मेरे पास 2 करोड़ का। तो मैं बोला थोड़ा समझा दो। तो वो बोला कि देखिए मेरे पास 10 करोड़ का तो प्रॉपर्टी है और 2 करोड़ रुपए का लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ का मतलब मैं क्या बताया था आपको, जहाँ पे अपने को फ्यूचर में किसी को पैसा देना है। और एसेट मतलब हो गया मेरा संपत्ति, मेरा प्रॉपर्टी, या मुझे किसी से पैसा मिलना है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो उसके पास सामान कितने का है? 8 करोड़ का है। 10 करोड़ उसके पास संपत्ति या किसी से मिलना है, 2 करोड़ उसको देना है, यानी उसके पास टोटल 8 करोड़ रुपया का सामान है। तो ये 8 करोड़ को आप क्या बोलोगे? नेट वर्थ। क्या बोलोगे आप इस 8 करोड़ को? नेट वर्थ। तो मैं उसको बोला ठीक है, तुम्हारे बिज़नेस 8 करोड़ रुपया का है तो तुम मेरे से 8 करोड़ रुपया लो और अपना बिज़नेस मुझे बेच दो। तो वो मुझे बोलता है नहीं, मैं आपसे 8 करोड़ नहीं बल्कि 15 करोड़ रुपया लूँगा। तो मैं उसको बोला क्यों भाई, तुम्हारे पास जब सामान 10 करोड़ का है, संपत्ति 10 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ रुपया का तुम्हारा क्या है? लाइबिलिटीज़ है। तो यानी नेटवर्थ कितने रुपये का हुआ? 8 करोड़। अब 15 करोड़ रुपया, अब 15 करोड़ रुपया तुम मेरे से क्या चीज़ का मांग रहे हो? तो वो मुझे बोलता है जो डिफरेंस 7 करोड़ रुपया है, ये मैं आपसे अपने नाम का मांग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मेहनत नहीं करना होगा। हल्दीराम का नाम इतना फेमस है कि मेरे नाम से ही आपका सारा सामान बिक जाएगा। तो वो अपने नाम का, अपने बिज़नेस का जो वैल्यू है, रेपुटेशन है, मार्केट में जो इज्जत है, नाम है, उसके लिए जो मेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है 7 करोड़ रुपया, ये 7 करोड़ रुपया को आप क्या बोलोगे? गुडविल। क्या बोलोगे आप? गुडविल। मैं उसका कंपनी कितना में ख़रीद रहा हूँ? 15 करोड़ में ख़रीद रहा हूँ। उसके पास एसेट कितने का है? नेट एसेट बोलोगे, यानी नेट वर्थ है उसके पास 8 करोड़ का। तो 7 करोड़ रुपया जो मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उसके नाम के लिए, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो तुम बोलेगा भैया गुडविल का सिंपल मीनिंग आप यानी ये बताना चाहते हो कि गुडविल क्या है? बिज़नेस का रेपुटेशन। तो आंसर है यस बेटा, रेपुटेशन तो है क्या, लेकिन आप इसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो ना। एक आदमी जो अपना नाम, इज्जत समाज में जो कमाता है, दैट इज़ उसका वो गुडविल है, रेपुटेशन है। लेकिन क्या आप उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो इसीलिए अपने इसको बोलेंगे इनटैंजिबल एसेट। अब तुम बोलेगा भैया इनटैंजिबल तो ठीक है, एसेट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? तो बेटा मेरा ही एग्जांपल ले लो, जैसे गोयल ट्यूटोरियल। कोई मुझे बोला कि अब आप गोयल ट्यूटोरियल के नाम से ट्यूशन मत पढ़ाइए, गोयल ट्यूटोरियल के नाम से हम लोग पढ़ाएंगे। तो मैं उसे गोयल ट्यूटोरियल के लिए नाम पे अलग से पैसा लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे नाम से ही उसके पास स्टूडेंट्स आएंगे। तो मेरे नाम के कारण मैं उससे पैसा ले रहा हूँ। तो यानी मेरा नाम, मेरा जो मार्केट में जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो मुझे कमा के दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल का सिंपल मीनिंग हो गया वो एसेट, वो इनटेंजिबल एसेट जो आपको कमा के दे रहा है, फ्यूचर में कमा के देगा। जैसे हल्दीराम का जो नाम है, वो हल्दीराम को 8 करोड़ के बदले 15 करोड़ रुपया दिला रहा है, यानी 7 करोड़ एक्स्ट्रा दिला रहा है मार्केट में। तो जो एसेट आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाई करके देगा, दैट इज़ योर गुडविल। और वो गुडविल क्यों है? क्योंकि वो अपने लोग ज़्यादा देते हैं सामने वाले को उसका बिजनेस का वैल्यू के ऊपर में। यानी ये इनटेंजिबल एसेट है। या आप इसको ऐसे बोल लो, इनटेंजिबल एसेट और दैट पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस which is paid over the net worth of business। मतलब वापस से समझो, गुडविल क्या हो गया? गुडविल बिजनेस का इनटेंजिबल एसेट है या फिर परचेस प्राइस का वो हिस्सा है जो कि बिजनेस का नेटवर्थ के ऊपर आपको सामने वाले से मिलता है या देना पड़ता है।
तुम बोलेगा मतलब जैसे मैंने आपको क्या बोला, 10 करोड़ का एसेट, 2 करोड़ का लाइबिलिटी। हल्दीराम के पास कितने रुपए का नेट वर्थ है? 8 करोड़। नेट वर्थ का मतलब होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कुल संपत्ति, नेट में संपत्ति कितने रुपए का है। एक आदमी जब बिजनेस करता है तो बहुत जन से उधार में भी खरीदता है, बहुत जन से उसको पैसा लेना भी रहता है, प्रॉपर्टी भी रहता है। तो अल्टीमेटली उसके पास कितने की संपत्ति है? 8 करोड़। लेकिन वो कितना रुपया ले रहा है? जब मैं उससे उसका बिजनेस खरीद रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो मेरे से 15 करोड़ ले रहा है। 15 करोड़ क्या है? परचेस प्राइस। तो मैं उसको जो एक्स्ट्रा 7 करोड़ दे रहा हूँ वो क्या है? गुडविल। ये 7 करोड़ 15 करोड़ के अंदर ही आता है ना, इसलिए मैंने लिखा है परचेस प्राइस का वो हिस्सा, यानी 15 करोड़ के अंदर वो हिस्सा जो कि मैं सामने वाले को उसका नेट वर्थ से ज़्यादा दे रहा हूँ, यानी 8 करोड़ से ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मैं 15 करोड़ का वो हिस्सा जो कि 8 करोड़ के ऊपर आता है, यानी 7 करोड़ क्या हो गया? गुडविल हो गया। तो गुडविल बिजनेस का रेपुटेशन और इंटेंजिबल एसेट है जो अपने को फ्यूचर में कमा के देगा। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो, काफ़ी दिन से कर रहे हो, आपका मार्केट में नाम हो गया, तो आपसे जब आपका कोई आदमी बिज़नेस खरीदेगा तो आप अपना नाम का भी उससे अलग से पैसा लोगे। तो दैट इज़ योर इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल। नेक्स्ट आता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक तो आप समझते ही हो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा, हर बिजनेसमैन यानी जब भी अपने कोई बिज़नेस करते हैं तो अपने लोग बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं जिसको अपने बोलते हैं करेंट अकाउंट। जैसे अभी जो तुम लोग जानते हो, तुम लोग जो बैंक में अकाउंट खोलते हो, मम्मी पापा जो बैंक में अकाउंट खोलता है उसको अपने सेविंग अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? सेविंग। ये तुम्हारा BST में आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो वो उसको अपने क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट। लेकिन हर बिजनेसमैन जो अपने बैंक में अकाउंट खोलता है दैट इज़ कॉल्ड करेंट अकाउंट। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में समझो अभी कि बिजनेस का जो अकाउंट खुलता है बैंक में दैट इज़ करेंट अकाउंट। तुम बोलेगा भैया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है बेटा, अभी जो अपने लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं यानी सेविंग अकाउंट, उसमें आप जितना मन उतनी बार पैसा जमा करो, लेकिन पैसा निकालने के लिए रिस्ट्रिक्शन है बैंक में। लेकिन करेंट अकाउंट में यानी बिजनेसमैन वाले लोग को ये परमिशन दिया गया है बैंक में कि आप जितना मन उतनी बार बैंक में पैसा जमा कीजिए और जितना मन उतनी बार बैंक से पैसा निकालिए, आप लोग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी करेंट अकाउंट इज़ ओनली फॉर बिजनेसमैन, जहाँ पे वो लोग जितना मन उतना बार पैसा जमा करें और जितना मन उतनी बार पैसा निकालें। अब ध्यान से समझो कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मान लो कि मेरा बिज़नेस का करेंट अकाउंट में 10 रुपया, 10 लाख है, ठीक है, और मैंने आपको एक चेक दे दिया 12 लाख रुपए का। कितने रुपए का चेक दे दिया? 12 लाख का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा बिज़नेस का करेंट अकाउंट में कितना रुपया है? 10 लाख, लेकिन मैंने आपको चेक दे दिया 12 लाख रुपए का। तो मैंने जो आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया दिया है ना बेटा, मैंने जो आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया दिया है, ये कहाँ से आएगा? बैंक में तो मेरे 10 ही लाख है, लेकिन मैंने आपको 12 लाख दे दिया, 12 लाख का चेक काट के दे दिया। तो तुम्हारे मन में आएगा कि भैया बैंक वाला पैसा ही नहीं देगा। देता है बेटा, करेंट अकाउंट में देता है। बैंक वाला अपनी तरफ से 2 लाख रुपया दे देगा। फिर से समझो, मेरा बिज़नेस का एक अकाउंट है करेंट अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपया है, मैंने आपको 12 लाख रुपये का एक चेक दे दिया, तो बैंक वाला मेरी तरफ से अपने आप 2 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा देगा। तो बैंक वाला जो ये 2 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो बैंक वाला मेरे को तुरंत नोटिस भेज देगा कि विकास, मैंने आपके बिहाफ पे 2 लाख रुपया इस पार्टी को ज़्यादा दिया, आप मुझे ये 2 लाख रुपया लौटा दीजिए। तो ये जो 2 लाख रुपया है, इस 2 लाख रुपया को आप बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यानी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया वो अमाउंट जो बैंक अपनी तरफ से अपने क्लाइंट के लिए पेमेंट कर देता है, और फिर ये फैसिलिटी खाली करेंट अकाउंट में आता है, और फिर बैंक मेरे से ये 2 लाख रुपया वापस मांगेगा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक ओडी का मतलब हो गया कि वो अमाउंट जो कि बैंक अपने क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर देता है और फिर क्लाइंट से वापस वो पैसा ले लेता है इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट का सिंपल मीनिंग अगर ये समझना है तो मैं ये बोल सकता हूँ, जो एक्सेस पेमेंट बैंक करता है अपनी तरफ से, तो मुझे बैंक को वो पैसा लौटाना है। तो आप याद करो, मैंने आपको लाइबिलिटी का डेफिनेशन में समझाया था, जो कि मुझे फ्यूचर में किसी को देना होगा। तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे बैंक को 2 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा। तो जो पैसा आपको फ्यूचर में देना होगा किसी को, दैट इज़ लाइबिलिटी। तो मुझे ये बैंक ओवरड्राफ्ट किसको देना है? बैंक को देना है, चुकाना पड़ेगा 2 लाख रुपया, तो ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो यानी बैंक ओडी का अगर आप डेफिनेशन समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझोगे, एक्सेस पेमेंट बाय बैंक
on behalf of their client excess payment done by bank on behalf of their client in current account। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज़ एन liability, it is a liability for the businessman as they have to repay the same to the bank with interest। आपको ये पैसा बैंक को लौटाना होगा ब्याज के साथ। क्लियर हो गया बात? समझ गया एकदम अच्छा से? कोई दिक्कत? अब आ जाओ डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि मैंने एक मोबाइल ख़रीदा था 2 साल पहले, तो मोबाइल मेरे लिए क्या है? एसेट, क्योंकि मेरा संपत्ति, मेरा प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा मैंने मोबाइल ख़रीदा था 10,000 रुपया में, आप मेरे से मेरा ये मोबाइल आप मेरे से ये मोबाइल ख़रीद लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है जो मैंने 10,000 रुपया में 2 साल पहले ख़रीदा, तो ये मेरे लिए एसेट है ना, मैं इसको छू भी सकता हूँ और ये मेरा प्रॉपर्टी है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि बेटा मेरे से ये मोबाइल ख़रीद लो, तो क्या तुम मेरे से 10,000 रुपया में ख़रीदेगा? तुम बोलेगा नहीं। क्यों? तुम बोलेगा भैया पुराना हो गया, आपने तोड़ दिया, मार्केट में नया आ गया, इससे अच्छा मॉडल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 10,000 रुपया में सामान ख़रीदा था उसका दाम कम हो गया। क्यों कम हो गया मेरा सामान का दाम? क्योंकि मैंने उसको यूज़ कर लिया, या उसको मैंने तोड़ दिया, या वो पुराना हो चुका है। तो मान लो आप मेरे को 10,000 के बदले 2,000 रुपया दे रहे हो, तो 8,000 रुपया जो आप मुझे कम दोगे वो मेरे लिए नुकसान है। उस नुकसान को आप क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू जब कम हो जाए बिकॉज ऑफ यूज़, बिकॉज ऑफ old model, then that is called depreciation। तो depreciation means reduction in the value of tangible asset जिसको आप छू सकते हो due to use, time passage, या फिर बोल लो आप ऑब्सोलिसेंस। तो बोलेगा भैया ऑब्सोलिसेंस का मतलब जो पुराना हो गया। ठीक है, तो जैसे बिज़नेस ने एक मशीन ख़रीदा, अगर वो मशीन ख़रीदा, अब वो मशीन को 10 साल बाद बेचेगा तो मशीन का वो दाम नहीं मिलेगा, मशीन का दाम कम हो चुका है। तो मशीन का दाम जो कम होते जा रहा है हर साल, उसको आप क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिज़नेस के लिए क्या है? लॉस। क्या है? लॉस। अब आ जाओ एमोटाइजेशन। तुम बोलेगा भैया एमोटाइजेशन क्या होता है? बेटा एमोटाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में अपने लोग का बिज़नेस का एक नाम हो जाता है। जैसे सपोज़ करो अपने हल्दीराम वाले हैं, अपने लोग का मार्केट में एक नाम है, तो इस नाम को क्या बोलते हैं? यस, गुडविल। अब मान लो कि अपने लोग जो सामान बेच रहे हैं उसमें अपने ना कुछ गंदा सामान मार्केट में बेचने लग गए, गंदा सामान या बासी भुजिया, स्टेल भुजिया, अपने स्टेल चनाचूर, ये सब बेचने लग गए। तो मार्केट में अपने लोग का नाम का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गंदा सामान बेच रहे हो। तो जो चीज़ आप छू नहीं सकते हो, जैसे गुडविल अपने छू नहीं सकते, इनटेंजिबल, नाम को थोड़ी ना छू सकते हो, नाम मतलब इज्जत। तो जो वैल्यू आपका इनटेंजिबल एसेट का कम हो जा रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन। तो इसके लिए अपने सिंपल डेफिनेशन रखेंगे, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। तो बेटा डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में सिंपल डेफिनेशन ये है कि टेंजिबल एसेट का वैल्यू जब कम होता है वो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल का जो कम होता है वो एमोटाइजेशन। क्लियर हो गया? दोनों ही नुकसान है अपने लोग को। तुम बोलेगा भैया ये जो आप पढ़ा रहे हो ये सब करना क्या बेटा? अभी अपने लोग जर्नल्स में नहीं गए हैं, ठीक है? यहाँ से देख रहे हो अकाउंट्स, यहाँ से मेन चीज़ चालू है। अभी तक वट एवर वी हैव डन ये खाली आपको समझाने के लिए है, आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए है कि सैलरी, वेजेस, गुडविल, बैंक ओडी, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, बैड डेट,
ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, एसेट, लाइबिलिटीज़, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रांजेक्शंस, इवेंट्स, कैपिटल, ड्राइंग, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ये सब होता क्या है। अगर आप ये सब समझ जाओगे तो आने वाले पढ़ाई में आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये सब आपको कॉपी करना है, ये सब से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, ये खाली आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। एग्ज़ाम में आना स्टार्ट होगा अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करो जो मैंने आपको समझाया। ओके, गुड डे, बाय।